हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। एज यू कैन सी द टॉपिक फॉर टुडे इज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपने बहुत ज़्यादा सुना है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर से लेकर लगभग फरवरी मार्च तक अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द स्टेट्स बहुत जगहों पर इसके सपोर्ट में प्रोटेस्ट चले, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चले। गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया 2019 में, जो कि सिटीज़नशिप में अमेंडमेंट करने का बिल था और इसमें बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं जिसको आज हमें समझने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में हम डिटेल में सारे के सारे प्रोविज़न्स को समझेंगे कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंजेस लाए गए हैं और सिटीज़नशिप एक्ट इंडिया में क्या था। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को समझने से पहले प्राइमरी चीज़ आती है कि भाई ये सिटीज़नशिप है क्या। तो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन हम देखते हैं, व्हाट इज सिटीजनशिप। नागरिकता है क्या। सो सिटीजनशिप इज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन टू बी रिकग्नाइज्ड अंडर लॉ एज अ लीगल मेंबर ऑफ अ कंट्री एंड ही और शी एंजॉयज द फुल मेंबरशिप हैविंग सिविल एज वेल एज पॉलिटिकल राइट्स। तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन होता है कि भाई कोई भी पर्सन अगर हम उसको रिकग्नाइज करते हैं एज पर द लॉ कि भाई वो यहाँ का सिटीज़न है, तो ये हम कैसे कह रहे हैं कि भाई वो अगर हमारा एक लीगल मेंबर होता है हमारी कंट्री का, तो हम बोलते हैं कि ही और शी इज़ अ सिटीज़न। एट द सेम टाइम उसको पूरे का पूरा मेंबरशिप मिलता है कि वो सिविल एज वेल एज पॉलिटिकल राइट्स, यहाँ पर जितनी तरीके की हमारे पास राइट्स अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, वो सारे प्रोविजंस उसके लिए होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है कि किसी भी पर्सन को सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ अ कंट्री। अक्रॉस कंट्री उसको कहीं पर भी जाना है, नागरिकता उसकी एक ही रहेगी, सिटीजनशिप उसकी एक ही रहेगी, दैट इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया। डुअल सिटीजनशिप जिस जगह पर था दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहले डुअल सिटीजनशिप होती थी, बट 2019 में 5 अगस्त के दिन गवर्नमेंट ने एक बिल के साथ ही एक एक्ट बनाया और जो डुअल सिटीजनशिप का पूरा कानून था उसको ख़त्म किया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 370 एंड 35A को रिमूव किया। और आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी बन चुका है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, एज वेल एज एक सेपरेट एंटिटी उससे अलग हुई है, दैट इज़ लद्दाख। तो दोनों ही अभी यूनियन एक टेरिटरी हैं हमारे लिए, बट वहाँ पर भी अब सिंगल सिटीज़नशिप ही चलेगी, यानी वहाँ की भी डोमिसाइल जो होगी या वहाँ का भी जो सिटीज़न है वो इंडिया का सिटीज़न कंसिडर किया जाता है। पहले क्या होता था, एक उसके पास सिटीज़नशिप होती थी JNK की और एक सिटीज़नशिप होती थी इंडिया की, बट अब देयर इज़ ओनली वन। और अक्रॉस इंडिया तो ये वैलिड था ही पहले से, वन सिटीज़नशिप। तो अब हमने समझा है सिटीज़नशिप की डेफिनेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें समझना है कि हमारे यहाँ सिटीज़नशिप एक्ट जो आया था 1955 में, उसके क्या प्रोविज़न्स रहे और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीज़नशिप का जिक्र किस पार्ट में है और किस आर्टिकल में सिटीज़नशिप के बारे में बात की जाती है। फर्दर फिर हम समझेंगे कि भाई उस सिटीज़नशिप में अमेंडमेंट्स कौन से हुए हैं और कब कब अमेंडमेंट्स के साथ क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So now the Parliament passed the Citizenship Act of 1955 in order to provide the Indian citizenship. Now this is under the Article 11 of Indian Constitution. Moreover, the citizenship in India is governed by Article 5 to 11 of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम्स अंडर दी पार्ट सेकेंड। भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से 11 में हमारे सिटीजनशिप की बात की जाती है, यानी नागरिकता की बात की जाती है। अलग अलग प्रोविजंस उसमें रहते हैं। आर्टिकल 5वें की हम बात करें, 6, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें की, तो हम लोग एक एक करके उन आर्टिकल्स को भी देखेंगे बहुत ब्रीफली कि किस आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। और ओवरऑल अगर हम सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात कर रहे हैं तो जो सिटीजनशिप एक्ट आया है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम एक बार ब्रीफली पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 to 11 जल्दी से देखते हैं। सो पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 to 11, ब्रीफली लेट्स हैव अ लुक एट इट। आर्टिकल 5 विच सेज द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं तो यहाँ पर हम उसके इन्फोर्समेंट की बात नहीं करेंगे, अडॉप्शन की बात करेंगे, दैट मीन्स 26 नवंबर 1949 की हम बात करेंगे। सो आर्टिकल 5 कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय जो सिटीजनशिप थी, नागरिकता थी, वो किस प्रकार दी गई थी। सो द कैटेगरीज इन विच इट फिल्टर्स आउट इज द पर्सन हु वाज born in India or either of the parent born in India or has been a resident for not less than 5 years before the adoption of
कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 नवंबर 1944 से 1949 26 नवंबर तक जो भी लोग लगातार इंडिया में रहे हैं, ही और शी विल बी कॉल्ड एज डिफॉल्ट सिटीजन, वो यहाँ के सिटीजन बन जाएंगे। मूविंग ऑन, आर्टिकल 6 कहता है द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए उनके सिटीजनशिप के बारे में। तो इसमें डेट स्पेसिफाई की गई थी, दैट वाज 16 जुलाई 1948। उससे पहले पहले जो भी लोग इंडिया आए उनको इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई, या उसके बाद जो आए वो एटलीस्ट 6 मंथ तक रहे, और जो भी डोमिनियन इंडिया के टाइम पर जैसे भी रूल्स रेगुलेशंस रखे गए थे उसमें एक ऑफिसर को ये टास्क दिया जाता था कि वो पर्सन को रजिस्टर करें। हूसोएवर वाज रजिस्टर और स्पेंडिंग नॉट लेस देन 6 months in India were granted the citizenship of India. The next article says, Article 7, the citizenship of certain migrants to Pakistan. Those people who migrated to Pakistan after 1st March 1947 and then consecutively came back, they were also subject to few clearances, they were granted the citizenship of India. Now having Article 7, now let's have a look at the Article 8 to 11. आर्टिकल 8 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी PIO। भारत के वो लोग जो बाहर जाकर रहते हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, इंडिया का ओरिजिन है बट रहते बाहर हैं, उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप की, उसके लिए आर्टिकल 8 है। Whereas Article 9 says people voluntarily acquiring the citizenship of foreign country will not be a citizen of India। वो लोग जो voluntarily किसी और कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं उनकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाती है, तो he or she will not be considered as a citizen of India. Now moving on to the Article 10 कहता है any person who is considered a citizen of India under any provision of this part, यहाँ हम पार्ट की बात कर रहे हैं आर्टिकल 5 से 9 तक की, under any provision of this part shall continue to be a citizen and will also be subject to any law made by parliament। बहुत क्लियरली बताता है कि इस पार्ट में हमने जितने भी आर्टिकल्स की बात की है इन सब में जो भी पर्सन को कंसीडर किया जा रहा है एज अ सिटीजन, he or she will continue to remain Indian citizen until unless any law made by the parliament। इसमें कुछ भी चेंजेस जो होंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, और वही बताता है हमारा आर्टिकल नंबर 11। सो आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 says that parliament to regulate the right of citizenship by law। That means parliament has the every right to formulate any new law for termination or for giving the citizenship rights। So it means that the parliament can at any point of time parliament can either give citizenship to someone or it can terminate the citizenship of any person by making a law। कुल मिलाकर ये हमने सारे पार्ट की बात की है, पार्ट सेकंड यानी आर्टिकल 5 to 11 जो बात करता है सिटीजनशिप इन इंडिया की। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने मेन कोर एजेंडा टॉपिक पर जो कि कहता है सिटीजनशिप। तो अब हम चलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की तरफ। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को समझेंगे एंड देन फॉलोड बाय इट्स अमेंडमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा अमेंडमेंट ऑफ 2019। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अगर हम डिस्कस करें तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिसके बेसिस पर किसी भी पर्सन को सिटीजनशिप कहा गया था एट दैट पॉइंट इन टाइम 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंगली। सो पॉइंट्स कहते हैं सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 नवंबर 1949 से पहले जो भी लोग यहाँ के थे उनको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की गई। सिटीजनशिप बाय बर्थ, जिनका जन्म यहाँ पर हुआ उनको सिटीजनशिप इंडिया की मिली। डिसेंडेंट के थ्रू सिटीजनशिप, उनके पेरेंट्स अगर इंडियन थे तो उनको मिला। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, लोगों ने रजिस्टर करवाया जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, तो उन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को इंडियन सिटीजनशिप में मिली। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, जो 5 साल तक पहले लगातार रहे उनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप मिली। एंड सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टेरिटरी को अगर सीड करेगी तो उस टेरिटरी में आने वाले सभी लोग अपने आप ही इंडियन हो जाएंगे। तो ये तो कहता था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। नाउ अब हम इसके अमेंडमेंट्स पर आते हैं। जल्दी जल्दी एक बार देखते हैं कि कौन से अमेंडमेंट कब आए और उसमें क्या चेंजेस आए। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 में हम अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, सो इट लेजिस्लेटेड आफ्टर असम एजिटेशन विच वाज कंटिन्यूड फ्रॉम 1979 टिल 1985 and Assam Accord। So basically Assam agitation था क्या? So it was a movement against the Bengali immigrants from Bangladesh
especially those people from Bangladesh who shifted to the territories of असम, जिससे कि असम के लोगों को ये लगने लगा कि जो उनकी इंडिजिनस पॉपुलेशन थी वो कहीं खतरे में आ गई है, और इसके बाद फिर प्रोटेस्ट शुरू हुए। प्रोटेस्ट बहुत ही जल्द वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गए थे, और इसमें अगर हम पार्टीज़ देखें तो एक तरफ तो जो मुस्लिम्स थे असम में वो, जिसमें मेजरली अगर हम देखते हैं तो इमाइग्रेंट थे, इलीगल इमाइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, एंड दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो देयर वाज ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो असम के साइड से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मीनवाइल इसी प्रोटेस्ट को देखते हुए 1985 के बाद असम अकॉर्ड साइन किया गया। दिस असम अकॉर्ड वाज साइन बिटवीन, इट वाज बेसिकली अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। कहा गया सब चीज़ों को शांत करेंगे और जितने इलीगल इमाइग्रेंट हैं उनको वापस भेजेंगे। सो इट वाज अ MOS बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर उस दौर के होम सेक्रेटरी दैट वाज RD प्रधान, चीफ सेक्रेटरी के भी थे वहाँ पर, वेराज आसू की तरफ से अगर देखते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन उस टाइम के PK महंता, इन द प्रेजेंस ऑफ PM राजीव गांधी इसको साइन किया गया था। एट द सेम टाइम जो अब हम एक्ट की अगर बात करते हैं कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 क्या चेंज करता था, तो कहा गया कि सिंस इंडिया में कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, इमाइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सिटीजन्स भी बढ़े जा रहे हैं, तो कैसे रेगुलेट किया जाए। उनको रेगुलेट करने के लिए कहा गया कि जो अब तक हम लोग बाय बर्थ सिटीजनशिप दे रहे थे उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एंड हाउ कैन वी रिस्ट्रिक्ट इट? कहा गया इस एक्ट में कहा गया इट रिस्ट्रिक्टेड द सिटीजनशिप बाय बर्थ, at least one parent has to be an Indian citizen for the child to qualify for citizenship। किसी एक पेरेंट को इंडियन होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन उनकी होनी होगी, तभी वो जो चाइल्ड होगा उसको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। ये तो बात हुई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 की। नाउ मूविंग ऑन, देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। नाउ सिटीजनशिप एक्ट अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं 1992 की, तो इसमें डिफाइन किया गया द एक्ट प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन बॉर्न आफ्टर 26 Jan 1950 शैल बी इंडियन इफ ईदर ऑफ द पेरेंट इज इंडियन। बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। 1986 में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक्ट में जब ईदर ऑफ द पेरेंट्स की बात कही जा रही थी तो हम लोग बोल रहे थे कि फादर वहाँ पर स्पेसिफाई किया गया था, वेयर एज इस एक्ट में उस टर्म को हटा दिया गया है। जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए हमने यहाँ पर फादर को हटा दिया, इधर इट कुड बी मेल और फीमेल। सो उसके बाद जो अमेंडमेंट आया दैट वाज इन द ईयर 2003, वी हैड द CAA अगेन। इस अमेंडमेंट में डिफाइन किया गया है इलीगल माइग्रेंट को। सो बेसिकली इट इंट्रोड्यूस एंड डिफाइन द नोशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स हु कुड बी जेल्ड और डिपोर्टेड। अगर पकड़े गए और इलीगल माइग्रेंट है तो उनको जेल होगा या उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि सिटीजनशिप के रूल्स भी बिल्कुल बदल दिए गए फॉर द illegal migrants। कहा गया if any of the parent is illegal immigrant the child will not get the citizenship of India। अगर पेरेंट इलीगल इमाइग्रेंट है, इधर ऑफ द पेरेंट इज इलीगल इमाइग्रेंट, तो उस केस में नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी या रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी पर्सन को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, यानी चिल्ड्रन को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। और यहीं पर पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करने की बात कही कि देयर शैल बी अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन टू ट्रैक ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। नाउ अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 विच वॉज अर्लियर इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2016, लेकिन उस टाइम पे पास नहीं हो पाया था, री इंट्रोड्यूस किया गया उसको 2019 में। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो अब हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है बट मोस्ट मिसअंडरस्टूड बिल है। लोग बिना समझे इस बिल को, इसके बारे में खामियां निकाल लेते हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन जिससे ये चीज़ क्लियर हो सके लोगों को कि दिस बिल इज़ नॉट फॉर टेकिंग द सिटीजनशिप बैक बट इट इज़ फॉर ग्रांटिंग द सिटीजन टू दोज हु रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से रिलीजन के लोगों को परमिट किया गया है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए। सो देयर आर 6 डिफरेंट रिलीजन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन। अब एक्सक्लूजन सबको यहाँ पर समझ आ रहा है, देयर इज वन कम्युनिटी जिसको एक्सक्लूड किया गया है, दैट इज मुस्लिम्स। नाउ यहीं से बात शुरू हुई कि भाई क्यों मुस्लिम को बाहर रखा गया है, क्यों उनको सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की जा रही है। तो चलिए उस पर आएंगे हम एट अ लेटर स्टेज। सो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन, दीज 6 रिलीजन्स आर कंसिडर्ड एज those who are being persecuted in the neighborhood countries। हमारे आसपास के 3 देश दी पाकिस्तान, बांग्लादेश एज वेल एज अफगानिस्तान, ये तीनों के तीनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, थियोक्रेटिक इस्लामिज्म वहाँ पे चलता है।
तो इन तीनों कंट्रीज़ में इन रिलीजन्स का एक परसिक्यूशन हुआ, रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, धर्म के आधार पर उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। कैसे हम इसको स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे? तो दैट विल बी थ्रू द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ दीज पीपल। अब इनको जीनोसाइड किया गया है या कुछ और, ये तो हम नहीं कह सकते, बट अगेन फोर्सफुल कन्वर्जन ज़रूर हुआ है। इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स डेली बेसिस पर आप पेपर में देखते रहते हो। तो क्योंकि इन तीन कंट्रीज़ में जिस रिलीजन को हम कहें वहाँ की जो डोमिनेंस रिलीजन है, जो वहाँ पे डोमिनेट कर रही है, जो रिलीजन वहाँ का सबसे कंट्री ही जो पूरी इस्लामिक है, तो उन मुस्लिम्स को तो एटलीस्ट यहाँ पर इस वजह से जगह नहीं दी गई बिकॉज ये 6 रिलीजन के लोग हैं जिनका प्रोसिक्यूशन माना गवर्नमेंट ने। सो अगेन मूविंग ऑन, तो 3 कंट्रीज़ के 6 रिलीजन को यहाँ पर हम इलीगल इमाइग्रेंट नहीं कहेंगे इफ़ दे एंटर्ड ऑन और बिफोर दिसंबर 31, 2014। अगर वो 2014 से पहले, 31 दिसंबर के 2014 से पहले इंडिया आ गए तो हम उनको ग्रांट करेंगे सिटीजनशिप। दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इलीगल इमाइग्रेंट, पहली क्लियर चीज़। दूसरी चीज़, ये जो पूरा बिल है इट वोंट बी एप्लीकेबल इन द स्टेट्स विच आर इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल, यानी ट्राइबल स्टेट्स जो है हमारे असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। एट द सेम टाइम ये एप्लीकेबल वहाँ पर भी नहीं होगा जहाँ पर इनर लाइन परमिट चाहिए होती है मूवमेंट के लिए। मूविंग ऑन, they will also be exempted from Foreigners Act 1946 as well as the Passport Act 1920. So 1946 के Foreigners Act में कहा गया है कि भाई किसी भी फॉरेनर का डेटाबेस यहाँ पर होगा, उसके एंट्री का, उसके एग्जिट का सारा डिटेल्स मेंटेन किया जाएगा, तो इनको उससे भी एग्जेम्प्ट दिया गया। एट द सेम टाइम पासपोर्ट एक्ट 1920, यानी इस पूरे एक्ट का नाम है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, जो कहता है कि मैंडेटरी है पासपोर्ट अगर कोई भी पर्सन बाहर से इंडिया आ रहा है, यहाँ पर उसका भी एग्जाम्शन इनको मिल रहा है। ओवर एंड अबव कहा गया कि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हम लोग सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं, उस केस में 11 ईयर्स मैंडेटरी माना जाता है किसी भी पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। बट इस केस में कहा गया कि देयर इज़ ओनली अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विच दे हैव टू स्पेंड इन इंडिया इन ऑर्डर टू गेट देयर सिटीजनशिप। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है। मोर ओवर इसमें OCIs वगैरह की भी बात है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन, दीज 6 कम्युनिटीज़ फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज़ एप्लीकेबल कहाँ पर नहीं है? तो एरियाज ऑफ 6th शेड्यूल एज वेल एज द इनर लाइन परमिट जहाँ पर चाहिए, चाहे वो मणिपुर हो, मिज़ोरम हो, नागालैंड हो या हो अरुणाचल प्रदेश, इन 4 स्टेट्स में भी एप्लीकेबल नहीं, ओवर एंड अबव द 6th शेड्यूल के स्टेट्स यानी ट्राइबल स्टेट्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इलीगल इमाइग्रेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा इन 6 कम्युनिटीज़ के, इन 6 रिलीजन के लोगों को जो कि इन 3 देशों से हमारे यहाँ आएंगे। हम लोग अब जल्दी से एक बार देखेंगे कंसर्न्स जो रेज़ किए गए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, जिन कंसर्न्स की वजह से कई जगहों पर प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हुआ, कई जगहों पर लोग धरना प्रदर्शन करते करते कब में वो प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने लगे। उन लोगों के साथ प्रोटेस्ट में कितने लोग ऐसे आए जिनका इससे कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, स्टिल दे वर इन प्रोटेस्ट। तो ये सब चीज़ें इसलिए हुई बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कंसर्न्स को एक बार देखते हैं कि क्या कंसर्न उसके रेज किए गए थे और क्या गवर्नमेंट का स्टैंड रहा उन कंसर्न्स पर। तो सबसे पहला कंसर्न जो आया वो ये था कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमने असम अकॉर्ड की बात की, जिसमें लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स वर ऑलरेडी इन द कंट्री फ्रॉम द नेबरिंग बांग्लादेश जो कि इलीगली आए, उन लोगों को निकालने की जगह उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। तो अगेन गवर्नमेंट ने उसके लिए पूरा एक NRC किया था जिसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि जो जो इलीगल इमाइग्रेंट हैं वो किस बेसिस पर उनको इलीगल बोला गया है, उसके ही अकॉर्डिंगली उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब इसमें कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सिटीज़न हैं, स्टिल देयर उनका नाम जो है वो फीचर कर रहा है NRC के लिस्ट में, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पूरा प्लान लेआउट किया हुआ है। अंडर दी जुरिस्डिक्शन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें फॉरेन ट्रिब्यूनल पर जाकर वो जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास जाकर वो रिपोर्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनको उसका रेजोल्यूशन दिया जाएगा। तो ये तो पहला कंसर्न था कि नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट बढ़ रही है, उसको रोकने की जगह गवर्नमेंट और बढ़ा रही है। तो अगेन डिपोर्ट का जो काम है वो एज इट इज़ चलेगा। इलीगल इमाइग्रेंट में किस किस बेसिस पर उनको ग्रांट किया जाएगा सिटीजनशिप, गवर्नमेंट उसको अपना स्टैंड उस पर क्लियर करेगी। द सेकेंड थिंग जो कंसर्न रेज किया गया वो था कि क्यों मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हमने फिर से क्लियरली देखा
कि ये 3 कंट्रीज़ जो हैं, ये तीनों ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। दैट इज़ व्हाई परसिक्यूशन जो है वो मुस्लिम का मुस्लिम कंट्री में परसिक्यूशन नहीं होता, तो अगेन बाकी रिलीजन्स का परसिक्यूशन हो सकता है। तो इस वजह से इन 6 कम्युनिटीज़ को वहाँ पर जगह दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज़ कि हमने पहले भी तो कई कंट्री के लोगों को इंडिया में रेफ्यूजी बनकर रहने दिया है। सो अगेन इंडिया हम लोग बोलते हैं हमेशा से, कभी भी रेफ्यूजी का जो अग्रीमेंट है उसमें इंडिया पार्ट नहीं रहा है। सो इंडिया 1951 के जो रेफ्यूजी कन्वेंशन था यूएनएचसीआर का, उसके हम मेंबर नहीं हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंगली इसको फ्रेम कर सकते हैं कि हमें किसको परमिट करना है, किसको नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग कि बाकी कंट्री को इसमें, श्रीलंका को या और म्यांमार वगैरह को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। सो अगेन ये सारी चीज़ें एक फेज्ड मैनर में चलेगी, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द लास्ट अमेंडमेंट, प्रोबेबली आगे और अमेंडमेंट्स इसमें आएंगे और जो भी चेंजेस हैं वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो चेंजेस कंप्लीट होंगे। एक और कंसर्न ये था कि अगर हम रिलीजियस परसिक्यूशन कहते हैं तो ऑब्वियस है कि बाकी कंट्रीज़ जहाँ पर ये रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है उनको इस चीज़ का बुरा लगेगा और हमारी बायलैटरल टाइज़ हैम्पर होंगी। सो अगेन ये गवर्नमेंट का काम है कि वो बायलैटरल टाइज़ को कैसे इम्प्रोवाइज़ करती है, कीपिंग इन माइंड जिन लोगों के साथ परसिक्यूशन हुआ है उनको राइट मैनर में उनके डिग्निटी को रिस्टोर करे। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट पर हम छोड़ते हैं। अब हम गवर्नमेंट के स्टैंड की बात करते हैं कि गवर्नमेंट अपने एंड्स पर क्या कहती है। गवर्नमेंट कहती है कि इस रिलीजियस परसिक्यूशन के बेसिस पर ही हमने इसको फिल्टर आउट किया है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि मुस्लिम को इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि तीनों कंट्रीज़ ही मुस्लिम स्पेसिफिक कंट्री है, मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर मुस्लिम का परसिक्यूशन नहीं होता है, पहली चीज़ गवर्नमेंट ने कहा। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि ये पूरे का पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, इट इज़ ऑल अबाउट सिटीजनशिप, इट हैज़ नथिंग टू डू विद टेकिंग अवे द सिटीजनशिप। देने की बात कही गई है, सिटीजनशिप लेने की बात नहीं कही गई है। कहीं पर भी इसमें यह नहीं कहा गया कि इंडिया में किसी पर्सन को हम यहाँ से बाहर करेंगे, जिसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट पूरे अक्रॉस कंट्री ये चीज़ को स्प्रेड आउट किया गया कि भाई आपको निकाल दिया जाएगा, इंडिया से बाहर कर देंगे। तो इसमें कहीं पर भी इस प्रोविज़न के बारे में बात ही नहीं है कि किसी की सिटीजनशिप वापस ले ली जाएगी, ये नहीं कहा गया। इसमें कहा गया सिटीजनशिप ग्रांट करनी है उन लोगों को जो कि रिलीजियस बेसिस पर परसिक्यूटेड हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि 1950 में देयर वाज अ पैक्ट साइन बिटवीन नेहरू एंड लियाकत अली, दैट वाज कॉल्ड नेहरू लियाकत पैक्ट। इस नेहरू लियाकत पैक्ट में ये कहा गया था कि द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी विल बी प्रोटेक्टेड, बट गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक फेलियर था, एब्सोल्यूट फेलियर था, जिसमें ये चीज़ क्लियरली पता चलती है कि द वे देयर पॉपुलेशन हैज़ बीन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो इससे ये चीज़ क्लियर है कि ये एक्ट जो था वो फेल हुआ। मोर ओवर, आज़ादी के बाद इंडिया ने ये कहा कि जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है ये हमारे एक नैतिक जिम्मेदारी है, यानी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरल ऑब्लिगेशन है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच भी एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें लगभग 12 लाख माइनॉरिटीज़ को हमने अब्जॉर्ब किया था। मेजरली उसमें हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस ही थे। तो अगेन ये एक चीज़ कही गई कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलीजियस लेवल पर, अगर किसी के साथ भी जो इंडिया छोड़कर गए 1947 में आज़ादी के बाद या 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के बाद, तो दे आर फ्री टू कम बैक, ये चीज़ कही गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंड्स थे जो गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। और हमने बात किया कि वो सारे कॉजेज़ जो पब्लिक में कुछ लोग इस चीज़ को रेज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन, एक डाउट है उनके मन में कि गवर्नमेंट इसको क्लैरिफाई करे। सो गवर्नमेंट नीड टू क्लैरिफाई ऑल दोज पॉइंट्स जिस पर भी क्वेश्चन या डाउट रेज़ किए गए हैं। अब सिंस ये जो बिल है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक स्मूथ मैनर में गवर्नमेंट इसको लाने की कोशिश कर रही थी, जो कि एक बिल्कुल ही ऑपोजिट जिसके हुआ, और काफ़ी जगहों पर बैकलैशेस गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर झेलने पड़े। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि इसके आइडेंटिटीज़, इसके आइडियाज़ क्या हैं और किस तरीके से इसका मैप आगे चलेगा, किस तरीके से इसकी पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है उसको लेआउट कैसे किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। सो ओसीआई को लेकर या ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया को लेकर जो कुछ इसमें बातें रखी गई है, एक बार हम लोग क्विकली इसको देखते हैं। तो कहा गया कि कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई का प्रोविज़न इसमें रहेगा और गवर्नमेंट में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। किसी ग्राउंड पर गवर्नमेंट इनके ओसीआई के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरली 3 चीज़ें आती हैं। पहला है फ्रॉड रजिस्ट्रेशन, यानी ओसीआई ने जो रजिस्टर किया है अपने आप को वो फ्रॉडलेंसी के तरीके से किया है, तो उनका ओसीआई कैंसिल हो जाएगा। OCI is sentenced to imprisonment for 2 years within the 5 year of registration for OCI। OCI ने 5 साल के बीच में ही अभी रजिस्ट्रेशन किए हुए 5 साल नहीं बीते और उसमें उसको 2 साल की अगर जेल हो गई है या इम्प्रिजनमेंट हो जाता है तो उसका
OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ने इसको अभी डिफाइन नहीं किया है, तो ये एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि सोवरेनिटी और सिक्योरिटी में किस तरीके से हम OCI के रोल के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर्सन के पास OCI है। तो गवर्नमेंट नीड टू क्लैरिफाई इट, इसको उनको एक आंसर देना होगा। तो इतनी कुछ चीज़ें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में थी। ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट को हमने टच करने की कोशिश की है इस वीडियो में एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जो बात आती है कि इस अगर हम सम अप करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इन नटशेल की क्या इसके प्रोज कॉन्स और बाकी सभी चीज़ों की बात करते हैं, तो पहली चीज़ बड़ा क्लियरली ये एक बिल जो है वो ग्रांट करने के लिए है सिटीजनशिप। तो ऑब्वियस है कि इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से सिटीजनशिप वापस लेने की बात नहीं है, तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बीइंग वेरी क्लियर। दूसरी चीज़, जो कम्युनिकेशन गैप है, गवर्नमेंट नीड टू फिल्टर इट आउट कि कहाँ पर कम्युनिकेशन गैप रहा है एंड द गवर्नमेंट नीड टू एंगेज विथ पीपल और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लोगों को मिले। इस तरीके से गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टेप लेना होगा। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनको डरने की बात नहीं है बिकॉज वहाँ पर जहाँ पर भी 6th शेड्यूल है वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एट द सेम टाइम जहाँ पर इनर लाइन चाहिए परमिट वहाँ पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहीं पर भी डेमोग्राफिक डिविडेंड को खतरा नहीं है इस बिल से। तीसरी बड़ी चीज़, OCI को लेकर जितने भी फ्रॉडुलेंसी होते थे उसको रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप था कि OCI को लेकर भी कुछ नियम बने। और साथ ही साथ एक मोरल ऑब्लिगेशन है हमारा कि किसी भी कंट्री में अगर हमारे इन एंड अराउंड नेबरिंग कंट्रीज़ में किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन रिलीजियस बेसिस पर किसी का होता है तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। एट द सेम टाइम इसको थोड़ा बेटर मैनर में अगर हम ले चलें और एक अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म्स एक पब्लिक ओपिनियन बने कि इसके फेवर में सब लोग आएँ, गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए काम करना होगा। तो बिल में हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ डिस्कस किया। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ डू गिव द लाइक। हम लोग अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।